गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चलो चलो टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम नई चीज़ पढ़ने वाले हैं। आज हम हमारा दूसरा चैप्टर बायोमॉलिक्यूल शुरू करने वाले हैं। ओके, सो बायोमॉलिक्यूल्स शुरू करने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी पूछती है आपके इंट्रोडक्शन में, एंड दैट इज दैट वेरी बेसिक क्वेश्चन। गुड इवनिंग बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी ज्वाइन कर लो, अब शुरू करेंगे ये टॉपिक, है ना। चलो चलो चलो, तो सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन है जो हर जगह आता है, पहली चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी अपने मतलब जूनियर क्लासेस में, या फिर अपने पहले चैप्टर में भी, इनफैक्ट लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में जो हमने कवर नहीं किए वैसे हो तो मे भी हम आगे डिस्कस कर ले अगर वो चीज़ आपको लगेगी वो इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ ये है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आपने पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा है। ओके, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। दे कैन ग्रो, दे कैन रिप्रोड्यूस, यस यस, पढ़ा है, मतलब सबने पढ़ा है। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जनरली जब मतलब आप जब बायोमोलिक्यूल्स आगे पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेम चीज़ों के बने होते हैं, सेम केमिकल्स कह लो, सेम कंपोनेंट्स कह लो, सेम कंपाउंड्स कह लो, सेम एलिमेंट्स कह लो, क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेम चीज़ों के बने होते हैं, उनकी कॉम्पोजिशन सेम होती है। होती है, ऑलमोस्ट सब में सेम होती है। अगर आप देखोगे तो अगर आप देखोगे तो सबका लिपिड का स्ट्रक्चर, जैसे लिपिड बाइलेयर होती है उनकी बाहर की, बाहर का जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, सब में सेल मेम्ब्रेन, सबका सेल मेम्ब्रेन ऐसा सही दिखेगा आपको, राइट। फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ, कुछ एडिशनल चीजें हो सकती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसी चीजें ऑलमोस्ट सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलती है, राइट राइट, यस। अभी अगर आप ये देखो कि अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से बात कर रहे हो तो ये चीजें सेम मिलती हैं, बट क्या अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करो, जैसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कह रही हूँ मैं, जैसे नॉन लिविंग सब्सटेंस, सपोज जैसे आपकी एनसीईआरटी देती है कि आपने अर्थ क्रस्ट का कॉम्पोजिशन ह्यूमन बॉडी की कॉम्पोजिशन के साथ कंपेयर किया, तो क्या जो भी चीजें अर्थ क्रस्ट की कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट है, जो भी केमिकल्स, जो भी कंपाउंड, जो भी एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, क्या वो सेम ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहती है। रहती है, कौन कौन कह रहा है रहती है। यस बच्चों, अगर अर्थ क्रस्ट में भी कार्बन होता है, अर्थ क्रस्ट में भी हाइड्रोजन होता है, वाटर वाटर पढ़ा है ना, H2O, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, राइट, सिलिकॉन होता है, नाइट्रोजन होता है, यस यस, एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस क्या आता है इनके परसेंटेज में, कि वो कितने परसेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एक एनसीईआरटी में प्रॉपर टेबल दी गई है, विल डिस्कस दैट टेबल टू, क्योंकि आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि अर्थ क्रस्ट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में कितनी सिमिलैरिटी है, कितने एलिमेंट्स सेम रहते हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे हमारा जो टॉपिक है आज का, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स टर्म सुनते ही दिमाग में क्या आता है, समथिंग विच इज रिलेटेड टू बायो, लिविंग, समथिंग रिलेटेड टू लिविंग, लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट सारे मॉलिक्यूल्स, लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। समझ में आया, यस, ओके ओके। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी डेफिनेशन देती है आपका बायोमोलिक्यूल्स का, दैट इज ऑल कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है, बेटा देखो सिर्फ कार्बन तो नहीं होता है ना, सिर्फ कार्बन तो नहीं होता, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन होता है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जो डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी देती है वो क्या कहती है, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यूज। ठीक है, जो भी लिविंग टिश्यूज से आपको जो भी कार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं, दे कैन बी कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स, राइट राइट। चलो
तो अभी कितने टाइप होते हैं, जैसे हम इसमें पढ़ते हैं अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। हम इसमें और क्या पढ़ेंगे, विल रीड अबाउट लिपिड्स, विल रीड अबाउट प्रोटीन्स, ठीक है। और क्या बच रहा है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, फैट्स। गुड बच्चों, फैट्स और लिपिड्स तो सेम हुआ ना, क्या बात करते हो तुम लोग, फैट्स और लिपिड्स तो सेम ही चीज हुई ना, नहीं हुई सेम चीज, एग्जैक्टली वो दोनों सेम चीज हुई, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। गुड गुड। आपको याद है मैंने पढ़ाया था PNCF, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये चार चीजें हर जगह आप देखते जाओगे कॉम्पोजिशन, इनफैक्ट बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में आप देखना ही हर जगह आपको ऐसे सीक्वेंस में मिलती जाएगी, ऐसे सीक्वेंस में याद करते जाना है, ठीक है। तो क्या चार चीजें हमें मेनली टारगेट करना है, बायोमोलिक्यूल्स हम डिस्कस करेंगे इन चीजों को, और एक एक्स्ट्रा जो हम चीज करेंगे डिस्कस वो दैट इज एंजाइम्स। बेटा देखो बेसिकली एंजाइम इज नथिंग बट अ प्रोटीन, ठीक है, एंजाइम इज नथिंग बट अ प्रोटीन। लेकिन क्या होता है कि आपका एंजाइम्स हम अलग से डिस्कस करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने अलग से डिस्कस किया। इनफैक्ट एनसीईआरटी अगर आप पढ़ने जाओगे तो वहां पे बहुत सारी चीजों का सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग आपको ग्लूकोज और राइबोज का स्ट्रक्चर दे दिया है, बट मोनोसैकेराइड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस नहीं किया, सीधा पॉलीसैकेराइड्स पे जंप कर गया। अमीनो एसिड्स के बारे में बताया, प्रोटीन्स के बारे में बताया, न्यूक्लिक एसिड्स कहीं और बताया है, और फिर इनफैक्ट एंजाइम सबसे लास्ट में जाके बताया है। न्यू एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें डिलीटेड है बट स्टिल ऑर्गेनाइज नहीं है ना। तो आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ने की जरूरत है, समझ रहे हो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स क्लियर है, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में क्लियर है, जितने भी कार्बन कंटेनिंग ऑल द कार्बन कंपाउंड्स जो भी लिविंग टिश्यूज में मिलते हैं उसे बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स टर्म समझ में आ गया, राइट। एनीथिंग दैट इज फाउंड, ऑल द मॉलिक्यूल्स दैट आर फाउंड इन द लिविंग सेल आर कंसिडर्ड टू बी बायोमोलिक्यूल्स। अब इसके बारे में क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट किया गया केमिकल एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स का केमिकल एनालिसिस। तो उन्होंने क्या किया, कोई लिविंग टिश्यू लिया। अब वो लिविंग टिश्यू कुछ भी हो सकता है बच्चों, वो लिविंग टिश्यू आपका कोई भी सेल हो सकता है, ठीक है, कोई भी टिश्यू हो सकता है। लिवर, लिवर लिया गया था, ठीक है, एनसीईआरटी ने जो पर्टिकुलरली मेंशन किया है वो या तो उन्होंने लिवर लिया या तो कोई वेजिटेबल ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले लो, कोई भी चीजें ले लो, ठीक है, कोई भी वेजिटेबल ले लो या फिर कोई लिवर ले लो, कोई भी वेजिटेबल का पीस, आई मीन कोई भी वेजिटेबल का पीस ले लो या लिवर ले लो, लिवर सेल ले लो। अब वो क्या करेंगे, उन्हें क्रश करेंगे, ठीक है, क्रश किया जाएगा। अब वो क्रश किस में होता है, आप लोगों ने चटनी बनाई है कभी, चटनी किसमें बनाया है, किसमें बनाया है चटनी, है ना, मिक्सर में, मिक्सी में, यस यस। पहले क्या होता था बेटो, अब बेटा आप लोगों ने ये देखा होगा, एक आपने ऐसा कुछ देखा है, ऐसा ऐसा होता है, इसे पता नहीं क्या कहते हैं पर्टिकुलरली, ऐसा ऐसा कुछ होता है बायो लैब में, केमिस्ट्री लैब में कहीं भी देखा होगा ऐसे, मोटर एंड पेसल कहते हैं इसे एक्चुअली तो, ठीक है, ये कहते हैं इसे। इसमें ना आप कूट सकते हो, चटनी बना सकते हो, समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ऐसा सा कुछ दिखता है, ठीक है, कटोरा सा रहता है, दोनों ऐसे स्टोन के बने होते हैं समथिंग, एंड देन यू हैव द पेसल, एंड देन आप मोटर और पेसल, और आप उसको ग्राइंड करते हो, जो भी चीज उसमें रहती है आप उसको क्रश कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज होता है, आपने लिवर सेल ले लिया या कोई भी टिश्यू ले लिया, कोई भी लिविंग टिश्यू ले लिया, उसको इसमें डाला और उसको क्रश किया, ठीक है, समझ रहे हो। अभी क्या होता है, जब भी आप चटनी बनाते हो कुछ बनाते हो तो आप जब इसको क्रश करते हो किसी भी चीज को, चाहे आप किसी सपोज कुछ पत्ते ले लो, ठीक है, उन पत्तों को क्रश कर लो, तो भी आपको जब उसको क्रश करोगे आपको कुछ ना कुछ लिक्विड डालना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा स्लरी सा बने, कुछ पेस्ट सा बने, राइट। तो यहाँ पर क्या डालते हैं, यहाँ पर डालते हैं ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, Cl3CH3COOH, ये होगा, ये होगा। बेटा बेटा कैसे, क्या कर रहे हो तुम लोग भी, कैसे होगा, हम्म। देखो बेटा ऐसा नहीं होता, कार्बन जो होता है, कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है, कितनी वैलेंसी होती है बेटा कार्बन के पास, चार, चार बॉन्ड्स बना सकता है कार्बन,
राइट। जब आप ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड बोलते हो तो क्या हो रहा है, कार्बन ऑलरेडी यहाँ पर 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप CH3 लिखते हो दैट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। समझ रहे हो, समझ रहे हो ये कैसा होता है, यहाँ पर बस समझ रहे हो क्या हो रहा है, बच्चों हैंग कर रहा है क्या, कुछ दिक्कत है? नहीं राइट। देखो क्या होता है, अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही बॉन्ड बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा COH के साथ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। तो ये आप जब फॉर्मूला लिखोगे आप इसे कैसे लिखोगे, आप इसे लिखोगे CHCl3CCOOH। समझ में आया, समझ में आया। ये बेसिक है बेटा, ये बेसिक बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो आपने क्लास 10th में पढ़ रखी है, ठीक है। बिल्कुल ये फॉर्मूलाज देख करके, ऐसे बड़े बड़े टर्म्स देख करके घबराना नहीं है, ओके। ये आपने पढ़ रखा है, आप सबने पढ़ रखा है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाला जा रहा है। ये क्लियर हो गया ना आपको, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। हम ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आगे डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको भी बनाने हैं। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कार्बन कितनों के साथ बॉन्ड करता है। कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। उसके बेसिस पर हम उसका वैलेंसी फुलफिल करते जाएंगे और वैसे ही हम अपने अपने स्ट्रक्चर्स बनाते जाएंगे। आगे मैं आपके साथ जब स्ट्रक्चर्स डिस्कस करूंगी तब हम इसे डिस्कस करेंगे, ओके। सो यहाँ पर क्या होता है कि आपका लिविंग सेल ले लिया आपने, लिविंग टिश्यू ले लिया, उसको आपने मोटर प्रेसर में ग्राइंड किया और वहां पर आपने पानी की जगह क्या ऐड किया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डालने के बाद ये थिक स्लरी बना। थिक स्लरी, बेसिकली स्लरी इज अ टेक्निकल वर्ड फॉर पेस्ट, थिक पेस्ट बन गया, ओके। अब उसके बाद क्या हुआ, आपने उसको फिल्टर किया। अभी जैसे आप एक सपोज एक कंटेनर ले लो और ये देखा है आपने, ऐसे कुछ फिल्टर लगा दो, ठीक है, फिल्टर सा। अब आपने इसमें से छलनी, चाय छलनी देखी है आपने, चाय बनाया कभी, चाय बनाया है? चाय नहीं बनाया आप लोगों ने कभी? ये ना ये प्रोसेस बिल्कुल चाय बनाने जैसा है। अगर आपने कभी चाय बनाया है तो आप इसे ज्यादा रिलेट करके समझ पाओगे, नहीं बनाया है तो आई थिंक आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। राइट राइट राइट। चलो देखो, देखो इधर। तो जब चाय बनाते हो कोई भी चीज, जब आप उसे छानते हो, जब आप उसे फिल्टर करते हो, तो क्या होता है, आपने कुछ एक सीव सा लिया, आपने उसमें से अपना लिक्विड पास कराया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना लिक्विड इसमें पास कराया, स्लरी इसमें पास कराया, ओके। अभी क्या होगा, जो भी चीज छोटे साइज की होगी, जो भी चीज सॉल्युबलाइज हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चाय बनाते हो, चाय पत्ती डालते हो, उसका जो रंग आता है वो सॉल्युबल हो गया, वो सॉल्युबलाइज हो गया, जो चीनी डाला वो सॉल्युबल हो गया। वो चीजें आपको फिल्टर होके नहीं मिलती, मतलब वो चीजें आपको फिल्टर फिल्टर हो जाती है, वो आपके रिटेंटेट में नहीं मिलती। रिटेंटेट इज ऑल द बचा कुचा चीज जो आपको छलनी में ऊपर मिलता है, ठीक है। फिल्ट्रेट इज समथिंग जो आपका फिल्टर होके आ गया, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? आपने थिक स्लरी बना लिया, थिक स्लरी को अब आपने फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद क्या होगा, जो चीज नीचे आ गई, जो चीज फिल्टर हो गई दैट इज योर फिल्ट्रेट। जो चीज ऊपर रह गई, जो चीज छलनी में ऊपर रह गई दैट इज योर रिटेंटेट, ओके। अभी जो रिटेंटेट होता है इसमें जनरली क्या चीजें होती है, वो चीज होती है जो सॉल्युबल नहीं हुई, ठीक है, जो सॉल्युबलाइज नहीं हुई। समझ पा रहे हो सॉल्युबल का मतलब क्या बोल रही हूँ मैं? जो चाय का रंग आता है दैट इज बिकॉज वो सॉल्युबलाइज होगी, चीनी सॉल्युबलाइज होगी, वो चीजें आपको वापस छलनी में नहीं मिलती। यू डोंट गेट देयर इन द रिटर्नटेट पार्ट, राइट। सो यू गेट इट इन द फिल्ट्रेट पार्ट। तो आप रिटर्नटेट और फिल्ट्रेट समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? आगे बढ़े, चलो। तो आपने जब इसमें थिक स्लरी डाला, यहाँ पर आपको कुछ फ्रैक्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको कुछ फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन आपको मिला दिस इज योर रिटेंटेट, और ये जो फ्रैक्शन आपको मिला दैट दिस इज योर फिल्ट्रेट, जो फिल्टर होके आ गया, ओके। अब देखो बच्चों, अब क्या होता है, अगर जैसे मैंने आपको बताया जो चीज सॉल्युबलाइज हो जाती है वो आपको एज अ फिल्ट्रेट मिलती है, वो चीजें नीचे आ गई, वो चीज बची नहीं, जो सॉल्युबल नहीं हुई वो ऊपर रिटेंटेट में बच गई। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिस इज एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, दिस इज द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। यहाँ पर वो चीजें होती हैं जो एसिड में सॉल्युबलाइज हो जाती हैं। एंड रिटेंटेट में क्या बोलोगे, बोलोगे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, वो चीजें जो solubilize नहीं हुई, जो आपको रिटेंटेट में मिली, these are the acid insoluble fractions। also क्या चीज हमने बात किया था, जो चीजें छोटी होती हैं, ठीक है, वो चीजें जल्दी नीचे आ जाती हैं एज अ फिल्ट्रेट। जो चीजें बड़ी है, बड़ी साइज में है, जैसे चाय पत्ती, जो टी लीव्स है,
वो बड़े साइज में होते हैं, राइट? सो वी गेट इट इन द रिटर्नटेट पार्ट, दे आर नॉट एबल टू पास थ्रू द फिल्टर पेपर। तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर एक और चीज होती है। यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर जो आपका फिल्टर यूज किया गया दैट इज आइदर चीज क्लॉथ, ठीक है, या कॉटन क्लॉथ, कुछ भी ऐसा आप यूज कर सकते हो। आपने कभी फिल्टर, पानी फिल्टर किया है? वो भी हम ऐसे ही करते हैं, हमें कपड़ा लगा दिया, पानी फ्लो किया, जो भी अगर मिट्टी आ रही है, कुछ आ रही है, तो वो कपड़े के ऊपर ही रह जाएगी और पानी नीचे फ्लो करके आ जाएगा। इट्स ऑल अबाउट द साइज वाला चीज एंड कौन सा सॉल्युबलाइज हो पा रहा है एंड नहीं हो पा रहा है। जो मिनरल्स होते हैं वो तो नहीं रुकती, कपड़े से मिनरल्स तो नहीं रुकी ना, क्योंकि मिनरल्स सॉल्युबल है, सॉल्युबलाइज हुई हुई है, छोटे साइज की है, वो सब इसके साथ पास ऑन हो गई, राइट? सॉइल पार्टिकल्स वो बड़े साइज के होते हैं, वो पास नहीं हो पाते। सेम थिंग, जो चीज पास होके नीचे आ गई दैट इज योर फिल्ट्रेट, जो चीज ऊपर आएगी दैट इज योर रिटेंटेट। इतना क्लियर है? क्लियर है? जो चीज आपकी नीचे सॉल्युबल फिल्ट्रेट हो चुकी है दैट इज योर एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, वो सॉल्युबल हो रही है तभी वो नीचे आ रही है। एंड द रिटेंटेट पार्ट मीन्स those things that are not soluble, right? Insoluble fraction, so insoluble fraction आपको as a retentate मिलती है, ऊपर रह जाती है। ओके, अब जैसा हमने डिस्कस किया कि इसका जो साइज होगा वो स्मॉल होगा एज कंपेरिजन टू द रिटेंटेट पार्ट, इसका साइज जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है? साइज बिग और लार्ज, लार्ज साइज के होंगे, ठीक है? अभी कितने साइज के होंगे बेटा? देखो एनसीईआरटी दो चीजें बोलती है। पहला, आपके पहले पैराग्राफ में ये बोलता है कि दिस इज लेस देन 1000 डेल्टन, ठीक है? लेस देन 1000 डेल्टन का साइज होता है ऑफ द फिल्ट्रेट, ठीक है? एक और जगह है जहां पर आप बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स डिस्कस कर रहे होगे, वहां पर ये बोलती है कि दिस इज 18 to 800 डेल्टन। तो ये याद रखना, दोनों चीजें याद रखना। लेस देन 1000 डेल्टन अगर ऑप्शन में आता है यू विल गो फॉर लेस देन 1000 डेल्टन। अगर ऑप्शन में 18 to 800 डेल्टन आता है एंड 1000 डेल्टन आता है, या लेस देन 1000 डेल्टन आता है और बोथ ऑप्शन नहीं है, तो 18 to 800 से जाना, because 18 to 800 is something that accurately defines the filtrate part. Okay, समझ पा रहे हो? So 8 to 18 Dalton is basically the size for the filtrate, the acid soluble fraction. अब यही चीज अगर आप acid insoluble की बात करोगे तो मुझे बताओ acid insoluble का साइज कितना होगा? बेटा मैं ये पूछ रही हूँ कि जब मैंने आपको फिल्ट्रेट और रिटेंटेट बताया, आप समझ पाए फिल्ट्रेट और रिटेंटेट का मतलब, राइट? तो जो फिल्ट्रेट और रिटेंटेट है उसमें जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है दैट इज योर फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का साइज इज लेस देन 1000 डेल्टन या फिर 18 to 800 डेल्टन। ये चीज क्लियर है? 18 to 800 डेल्टन अगर आप बोलो लेस देन 1000 डेल्टन, सिमिलर ही चीज हुई, राइट? क्योंकि दो जगहों पे एनसीईआरटी पे दी हुई है इसलिए हमने दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से मेंशन किया है। बट अगर एग्जाम में पूछा जाता है यू विल चूज 18 to 800 डेल्टन ओवर लेस देन 1000 डेल्टन। क्लियर है इतना? अब मैं ये पूछ रही हूँ कि जो रिटर्नटेट है उसका साइज कितना हो सकता है? आपको क्या लगता है कि उसका साइज कितना होगा? दैट इज माई क्वेश्चन। मोर देन 1000? मोर देन 1000 डेल्टन? यस, यस, मोर देन 1000 डेल्टन। बच्चों देखो, यही चीज होती है, मैंने इसलिए ये चीज पूछी ताकि आपको एक बार ये चीज दिमाग में बैठ जाए। क्या होता है, आपका फिल्ट्रेट इज लेस देन 1000 डेल्टन, तो ऑब्वियसली हम दिमाग में ये आता है कि हमारा जो रिटेंटेट होगा दैट विल बी मोर देन 1000 डेल्टन, तभी वो बच रहा है। बट ऐसा नहीं होता। एनसीईआरटी जो आपको देती है वो क्या देती है कि इट इज मोर देन 10,000 डेल्टन। तो ऑप्शन में अगर मोर देन 1000 एंड मोर देन 10,000 रहा और आपने मोर देन 1000 लगा दिया तो दैट विल फेच यू -1, राइट? समझ पाए क्या यहाँ पर है? यहाँ पर गड़बड़ समझ पाए कि क्या है? एनसीईआरटी सेंटेंसेस के साथ डिफरेंस कर रही है एंड आपको वो चीज समझना है। एंड आप कैसे समझोगे? बाय रीडिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है? हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आपका काम इतना आसान कर दिया कि आपको इतना पता रहे कि कहाँ पर क्या डेटा दिया है। आप इसे घर जाओगे, वापस से रीड करोगे, जब भी आप वापस अपनी एनसीईआरटी लेकर के बैठोगे, रीड इट, ओके? वापस से पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या कहता है? फिल्ट्रेट का साइज कितना होगा? लेस देन 1000। बट रिटेंटेट का साइज कितना होगा? मोर देन 10,000 डेल्टन। इतना क्लियर है? साइज क्लियर है सबको? राइट बच्चों, साइज क्लियर है? ओके। अब देखो क्या होता है, दो चीजें होती हैं। पहला, किन चीजों से बना होता है ये, ठीक है? all these filtrate are basically monomers. All these filtrate are what? These are monomers.
मोनोमर्स और पॉलीमर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? कोई मुझे बता सकता है कि मोनोमर्स और पॉलीमर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स? सोचो 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 सोचो, थिंक। पढ़ा होगा बेटा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बायो में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा आपने, 10th में भी पढ़ा होगा। मोनोमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट। गुड, गुड। मोनोमर्स जॉइन टू फॉर्म पॉलीमर्स। वेरी गुड। समझ पा रहे हो आप लोग क्या मतलब, आप मतलब समझ पा रहे हो ना मोनोमर्स और पॉलीमर्स का? मोनोमर्स आर ऑल द बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट्स, उसको आप और तोड़ नहीं सकते। पॉलीमर्स क्या होता है? मोनोमर्स 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 जुड़ 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 के पॉलीमर बनाते हैं। मतलब समझ पा रहे हो व्हाट इज दिस? सपोज आप बोल लो ये एक बीड है, ठीक है, दिस इज योर मोनोमर। जब ये बीड बहुत सारे बीड्स के साथ जुड़ेगा, मे बी लेट्स से आप इससे एक नेकलेस बनाना चाह रहे हो, ठीक है, एक नेकलेस बनाना चाह रहे हो। अब वो क्या होता है, जो भी बीड्स होते हैं वो एक साथ कंबाइन करते जाते हैं, तब जाके वो नेकलेस का फॉर्म कर पाते हैं। राइट? समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो ये नेकलेस बनने के लिए आपको बहुत सारे बीड्स की जरूरत है। हर एक बीड, हर एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, आप बीड को तोड़ दोगे तो वहां पर आपका कोई नेकलेस नहीं बन सकता। राइट? सो बीड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, दैट इज योर मोनोमर। ओके, एंड ऑल दीज मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर, ठीक है, बाय देयर लिंकेज थिंग। आप आगे पढ़ोगे हर एक चीज किस लिंकेज से मिलती है। दे कंबाइन टुगेदर, दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर। राइट? क्लियर है इतना बेटा? ओके okay? अब मुझे ये बताओ, मोनोमर का साइज ज्यादा होगा या पॉलीमर का साइज ज्यादा होगा? अभी हमने क्या डिस्कस किया? मोनोमर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, एंड व्हाट इज अ पॉलीमर? पॉलीमर इज अ ग्रुप ऑफ मोनोमर्स जॉइन टुगेदर। राइट? सो टेल मी, साइज किसका ज्यादा होगा? मोनोमर का साइज ज्यादा होगा या पॉलीमर का साइज ज्यादा होगा? पॉलीमर का साइज ज्यादा होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि पॉलीमर बहुत सारे मोनोमर से जुड़ करके बना है। अभी हम यहाँ पर फिल्ट्रेट और रिटेंटेट देख रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कि मोनोमर्स आपको फिल्ट्रेट में मिलेंगे, ये समझ में आ रहा है कि क्यों मिलेंगे? क्योंकि उनका साइज कम होता है। दे आर द सिंगल स्ट्रक्चर्स जो आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, दीज आर द मोनोमर्स। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं सपोज मोनोमर्स की बात करती हूँ, तो अगर जैसे मैं सपोज बोलूं प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स में मोनोमर्स क्या बनेंगे? व्हाट आर द मोनोमर्स इन प्रोटीन्स? What are the beta? Question is what are the monomers of proteins? प्रोटीन एक पॉलीमर है, राइट? इतना तो पता है ना सबको, प्रोटीन एक पॉलीमर है। व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन किन चीजों से बना है? नहीं समझ आया? अच्छा चलो एक काम करते हैं, और बेसिक पर आते हैं। अगर आप बात करो न्यूक्लिक एसिड्स की, डीएनए की, व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ डीएनए? डीएनए किन चीजों से बना है? Nucleotides? Nucleotides? Yes. So what are these nucleotides? These nucleotides are your monomers. These nucleotides join together to form your DNA, right? और भी चीजें उसमें ऐड होती हैं, बट बेसिकली आप समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रही हूं मैं? यस? तो अब मुझे बताओ इसी तरीके से प्रोटीन का मोनोमर क्या होगा? इसी तरीके से व्हाट विल बी द मोनोमर ऑफ प्रोटीन? व्हाट विल बी द मोनोमर ऑफ प्रोटीन बेटा? अमीनो एसिड्स। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बोला मैंने? न्यूक्लिक एसिड अगर है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, आप इसमें बोल दो न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, ये सारी चीजें हो गई। तो ऐसा करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे। कहाँ गए ये? हाँ, तो देखो बेटा क्या होता है, जैसे आपका फिल्ट्रेट है, तो मैंने क्या बोला, इसमें जितने भी मोनोमर्स हैं वो आएंगे, ठीक है, यहाँ इसको हटा देते हैं। जितने भी मोनोमर्स हैं वो आएंगे। तो मोनोमर्स क्या क्या आते हैं?
जैसे अगर मैं बोल लूं आपके अमीनो एसिड्स, अभी आपने कहा क्या होते हैं, ये प्रोटीन के मोनोमर्स हैं। ये अमीनो एसिड्स आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। सिंपल शुगर्स बोल लो, मुझे बताओ सिंपल शुगर्स किसके मोनोमर्स होंगे? बेटा सिंपल शुगर किसके मोनोमर्स होंगे? कार्बोहाइड्रेट की। वेरी गुड। तो अभी हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली यहां पर भी लिखते चलेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला अमीनो एसिड्स, तो अमीनो एसिड्स किसके मोनोमर है? प्रोटीन्स के। वैसे ही सिंपल शुगर्स किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की। अब हमारे पास और क्या बच रहा है बच्चों? क्या बच रहा है हमारे पास? न्यूक्लिक एसिड अभी डिस्कस किया, यस। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स क्या बताए थे आपने? जैसे न्यूक्लियोटाइड्स बोल लो, है ना, सिंपल शुगर्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, न्यूक्लियोसाइड्स हो गए, कुछ भी बोल लो, ठीक है। ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो छोटे छोटे मोनोमर्स हैं, जो साथ में मिलकर के पॉलीमर बना रहे हैं, दीज थिंग्स आर योर मोनोमर्स। ये कहाँ पर मिलते हैं आपको? फिल्ट्रेट, जो आपको कहाँ मिलेंगे? रिटर्न सॉरी फिल्ट्रेट में मिलेंगे। फिल्ट्रेट इज द एसिड सॉल्युबल पार्ट। समझ में आ रहा है? क्लियर है इतना? यहां पर क्या मिल रहा है आपको? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स। क्या चीज बच रहा है इनमें? हमारा क्या चीज बच रहा है बच्चों? फैट्स बच रहा है, यस। फैट्स, आपके लिपिड्स। लिपिड्स कहाँ आते हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दिस इज एन एक्सेप्शन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज दिस इज एन एक्सेप्शन। अब क्या होता है, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली अ मैक्रोमोलिक्यूल। लिपिड्स को स्ट्रिक्टली एक मैक्रोमोलिक्यूल नहीं कहते। अब उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे का रीजन क्या है? जो लिपिड्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? आपके सेल मेम्ब्रेन में, अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स में। कैसे प्रेजेंट होते हैं? क्या प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में बच्चों? क्या प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में? अभी सेल का चैप्टर हम डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। सेल साइकिल पढ़ा, सेल डिवीजन पढ़ा, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा, सारे ऑर्गेनेल्स पढ़े। मुझे ये बताओ सेल मेम्ब्रेन में क्या लिपिड का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है, एग्जैक्टली। तो ये जो आपके फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ये फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर बना रहता है, ठीक है। कैसा दिखता है ये? ऐसा बना होता है, ऐसा बना होता है ना ये। अब ये क्या होता है? दिस इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट जो छुप के रहता है। दिस इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट जो छुप के रहता है, इसे पानी की कांटेक्ट में नहीं आना। एंड दिस इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट जो बाहर रहता है, राइट। तो जब भी आप सेल मेम्ब्रेन को आप जब भी क्रश कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? पहले आप जब किसी भी चीज को क्रश करोगे, किसी भी टिश्यू को क्रश करोगे, किसी भी सेल को क्रश करोगे, आप क्या कर रहे हो बेसिकली? आप उसको, उसका पहले सेल मेम्ब्रेन तोड़ोगे, तभी तो वो आप अंदर जाकर के और चीजों को क्रश करोगे, राइट। तो जब आप उसका सेल मेम्ब्रेन तोड़ते हो, तो फिर उसके बाद क्या होता है? ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं टूट जाते हैं। लेकिन आपने वहीं पर एसिड डाल दिया, आपने वहीं पर पानी डाल दिया, वो अब सेल मेम्ब्रेन, आपको क्या लगता है लिपिड्स ऐसे अलग अलग घूम सकते हैं? नहीं। वो क्या करेंगे, क्योंकि वो उनके हाइड्रोफोबिक पार्ट्स उन्हें पानी से बचाना है, वो क्या करेंगे? तुरंत एक वेसिकल फॉर्म कर लेंगे। ऐसे करके वो एक वेसिकल फॉर्म कर लेंगे खुद को बचाते हुए। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ऐसा, दिस इज अ, इस तरीके से समझ रहे हो? ये जो है ना, ये ज्वाइन होता ये एक पूरा सर्कल बना लेगा, फिर से छोटे छोटे वेसिकल्स बना लेंगे ये अपने। टूट तो जाएंगे पर पूरी तरीके से नहीं टूटेंगे। दम नहीं है किसी में कि वो लिपिड्स को तोड़ दे इस तरीके से, क्योंकि लिपिड्स आपस में नहीं टूटना चाहते। वो टूटते हैं वो तुरंत वेसिकल के फॉर्मेशन ले लेंगे, ठीक है। अब ये जो वेसिकल्स है, अगेन इनका हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर है, अब ये सॉल्युबल नहीं है वाटर में, ठीक है। दीज वेसिकल्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। अब ये फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन होगा, हमने क्या देखा रिटेंटेट में क्या चीजें होती है? जो एसिड इनसॉल्युबल पार्ट होता है, ये जो होंगे ये सॉल्युबलाइज नहीं होंगे, ये एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में हमें मिल जाएंगे। सो यहाँ पर क्या लिखा है? दीज मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स गेट सेपरेटेड अलोंग विद द एसिड इनसॉल्युबल पूल। क्या इनका साइज बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स के साथ मिलता है? नो, दीज लिपिड्स आर बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स विथ लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लेस देन 800 डाल्टन। हमारा लिपिड में बच्चा, मुझे ये बताओ, अगर आपको बायो माइक्रोमोलिक्यूल होना है, किसी को फिल्ट्रेट का पार्ट बनना है, किसी को एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन का पार्ट बनना है, तो उसका साइज कितना होना चाहिए? अभी हमने डिस्कस किया है, उसका साइज कितना होना चाहिए? व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द फिल्ट्रेट? Anything, any molecule that is a part of the filtrate, what should be the size of that filtrate? It should be 8 to 800 Dalton, right? अब lipids का molecular weight कितना होता है? Less than 800 Dalton. So can we consider it to be a biomicromolecule? Yes. Technically, we should obtain this lipid part.
इन द soluble fraction, right? You should obtain this in the soluble fraction. But हमें से कहाँ मिल रहा है? हमें ये मिल रहा है in the acid insoluble pool. अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि ये टूट के भी वेसिकल्स बना लेते हैं, ये ना ऐसे मेश लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, ये पास ही नहीं हो पाते फिल्टर पेपर से। जब ये फिल्टर चीज ग्रोथ या कोई भी चीज के फिल्टर से पास ही नहीं हो पा रहे, तो ये रिटर्न डेट के पार्ट में हमें मिल जाते हैं। तो इनका लो मॉलिक्यूलर वेट, लेस देन 800 डाल्टन का भी लो जितना लो मॉलिक्यूलर वेट होने के बावजूद ये हमें रिटर्न डेट में मिलते हैं, ये हमें फिल्ट्रेट में नहीं मिलते, बिकॉज वो ऐसा मेश लाइक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, वेसिकल्स बना लेते हैं, एंड दे आर फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। इतना क्लियर है सबको? बेटा दिस लिपिड वाला चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस लिपिड वाला चीज इज इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा कैसा होता है, हर किसी ने ऐसे ही पढ़ा होता है, मोनोमर जो होंगे वो आपको फिल्ट्रेट में मिलेंगे, आपके जितने भी पॉलीमर्स होंगे वो आपको रिटेंटेट में मिलेंगे। बट पॉलीमर जब आप बोलते हो आपको वही चीज याद आएगी, पीएनसीएफ, सारी चीजें चारों के चारों प्रेजेंट होंगे आपके पॉलीमर्स में, राइट? बट फैट्स जो होते हैं उनका एक्सेप्शन आ जाता है, एंड दिस एक्सेप्शन इज ऑलवेज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, चाहे वो आपके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हो जाए, चाहे आपके नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो जाए, चाहे ये आपके स्कूल एग्जाम्स में हो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है इतना बच्चों? क्लियर है इतना? ठीक है बेटा, नोट करने वाली कोई चीज ही नहीं है। देखो मैंने जो भी लिखाया है आपको, पहले तो ये चीज आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। अगर आपको कुछ करना है, आप एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, and this one, this is nothing, these lines I have directly picked up these lines from your NCERT part. Okay, क्योंकि हम जितना खुद को रेस्ट्रिक्ट करेंगे टू एनसीईआरटी, उतना इजी होगा टू मेक नोट्स, उतना इजी होगा टू मेमोराइज इट मोर। बिकॉज देखो डेटास तो इसमें बहुत सारे मिलेंगे, एग्जाम्पल्स इसमें बहुत सारे मिलेंगे, टेक्निकल पॉइंट्स इसमें बहुत सारे मिलेंगे। अगर आप इसको दूसरे बुक से रेफर करोगे ना, तो आपको और भी ज्यादा स्ट्रक्चर्स, और भी ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, बट क्या उनकी यूज है? नहीं है। जितना मैं बता रही हूँ बस उतने में खुद को लिमिट कर लूँ, थोड़े टाइम के लिए खुद को उतने में लिमिट कर लो। क्वेश्चंस जब लगाओगे खुद दिख जाएगा कि इतना ही जरूरत था, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी, तो वक्त बर्बाद नहीं करना इसमें। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। देखो हाँ, यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर क्या है, ये फिल्ट्रेट को हम क्या बोलेंगे, ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में आएगा। माइक्रो क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है, दिस इज बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। एंड यहाँ पर इसको हम किस में लाएंगे, इसको हम लाएंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है। माइक्रो एंड मैक्रो के बीच का डिफरेंस तो पता है ना बच्चों, माइक्रो एंड मैक्रो के बीच का डिफरेंस तो पता है, दैट इज द सेम थिंग, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल एंड बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। गॉट इट? गॉट इट? आगे बढ़े, चलो। दिस इज द एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल। ठीक है, अच्छा, ये एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल आपका यहीं से आ जाता है, लिपिड्स। अब देखो क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या बताया, पीएनसीएफ। अरेंज कर लें इसे, अरेंज कर लें, अरेंज करें। पहले ही वाटर, देखो नॉर्मल सी चीज है, हमारा शरीर किसका बना है? हमारा शरीर, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या चीज प्रेजेंट होती है? वो ऐड देखा है पानी का? कौन है वो हीरोइन? हेमा मालिनी, राइट? वैसा होता है ना, हुला घुमाती रहती है कमर के पास। देखा है आप लोगों ने? ऐड नहीं देखा क्या? क्या जेंजी बच्चे हो यार, देखा नहीं है क्या ऐड? तो बहुत पुराना ऐड होगा, अभी तो आते भी नहीं वैसे एड्स, पहले आते थे हमारे टाइम पे। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी ज्यादातर किससे बनी है? मैक्सिमम पार्ट पानी से बनी है। ठीक है, इसे अरेंज कर लो बेटा। देखो ये ना ऐसे, ये टेबल आप ऐसे अगर टेबल को याद करने की सोचो, कैसे याद नहीं हो सकता? आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे टेबल पूछा ही नहीं जाएगा बच्चों। ये पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? आपको पूछा जाएगा अरेंज कर देने, या सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन आएगा, राइट? ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगी? ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगी। वाटर आपका सबसे पहले वाटर है, उसके बाद क्या है? नेक्स्ट 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 प्रोटीन्स, उसके बाद क्या है? नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड्स। उसके बाद बताओ बच्चों क्या है नेक्स्ट? वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, यस, कार्बोहाइड्रेट्स।
देन फैट्स, गुड, कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके बाद आता है फैट्स, और उसके बाद आता है आयंस। ये समझ में आया? ये सीक्वेंस है। कितना है ये? 70 to 90%। ये कितना है? 10 to 15%। अब जो मैंने आपको ये सीक्वेंस बताया था, अब दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट जहां मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि पीएनसीएफ को हमेशा पीएनसीएफ की तरह याद रखना, क्योंकि ये आपको यहां पर ही काम आएगा। कैसे काम आया बच्चों? PNCF is the sequence of the availability in our cell composition, average composition of cells हम पढ़ रहे हैं, राइट? एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स। तो आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले तो नॉर्मल सी चीज है कि सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? पानी प्रेजेंट होता है, सो वाटर इज प्रेजेंट। उसके बाद क्या आया? PNCF, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, एंड उसके बाद वाटर का ही रिलेटेड पार्ट आयंस आर प्रेजेंट। अब ये क्वेश्चन कभी भी आए, आ सकता है, चांसेस है आने की। जब भी आए आपको पता होना चाहिए कि आपकी सेल में क्या कॉम्पोजिशन है और उसका ऑर्डर क्या है। सबसे ज्यादा प्रोटीन्स प्रेजेंट है, उसके बाद क्या प्रेजेंट है बच्चों? मेरे साथ साथ फटाफट इसको बोलते जाओ। अगर आप टाइप नहीं करना चाहते एटलीस्ट बोलते जाओ, याद होता जाएगा, है ना? अभी याद करके इसे साइड कर लेना है। क्या क्या प्रेजेंट है? सबसे पहले पानी प्रेजेंट है, उसके बाद प्रोटीन प्रेजेंट है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, उसके बाद बच्चों, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, गुड, देन फैट्स प्रेजेंट है, यस, एंड देन आयंस प्रेजेंट है। क्लियर हो गया इतना? दिस इज क्लियर? डन? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ टू फाइंड आउट द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, हमने अभी भी क्या देखा? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेप्ट आयंस, एवरीथिंग इज योर ऑर्गेनिक पार्ट, राइट? टू फाइंड आउट द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ द लिविंग सेल, उन्होंने एक डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट किया। डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज को तोड़ करके उसके बारे में पता लगाना इज योर डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट। सो उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ द लिविंग सेल चेक किया फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? एश एनालिसिस टेस्ट, राइट? बाय द वर्ड इटसेल्फ। यस बच्चों, समझ में आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? नहीं? क्लियर है ना सब? सो द एश एनालिसिस टेस्ट बेसिकली क्या था? एश समझते हो? एश क्या होता है? किसी को जला दो, कुछ भी जला दो, किसी को नहीं बच्चों, किसी को नहीं, कुछ भी, कोई सामान जला दो, पेपर जला लो, चलो पेपर जलाओ यस, पेपर जला लो। अब पेपर जला लोगे तो क्या बचता है? वो ब्लैकिश, दैट इज योर एश, ठीक है? सो एश का एनालिसिस टेस्ट किया इन्होंने। कैसे किया इन्होंने? सबसे पहले इन्होंने लीफ या लिवर कुछ भी एक ले लिया, एक पत्ता ले लिया, कुछ पत्ते ले लिए, एक पत्ता क्या, कुछ पत्ते ले लिए। अब उन्होंने उसको वे किया। अब बताओ हमारा शरीर किस चीज का सबसे ज्यादा बना है? सबसे ज्यादा हमारा शरीर किस चीज का बना है? पानी। हमें पानी नहीं चाहिए? पानी पता चल गया ना हमारे शरीर में कितना है? 70 to 90%। डू वी वांट टू नो इट अगेन? नो, वी नो इट ऑलरेडी, राइट? सो अब क्या करेंगे? ये जो रहेगा, इसका जब वे किया तो ये क्या दे रहा है हमें? वेट वेट। वेट वेट का मतलब क्या होगा? वेट विथ वाटर, वेट, एग्जैक्ट वेट, एक्यूरेट वेट जो हमारी बॉडी में है, वाटर का वेट मिला करके। फिर उन्होंने क्या किया? उसको ड्राई कराया, ठीक है? हीट किया, ड्राई किया, उसका जितना भी वाटर था उसको इवोपरेट करा दिया, ठीक है? और उसके बाद उसको, सॉरी यहां पर नहीं लिख सकते, ये यहां पर लिखेंगे, इन्होंने वाटर इवोपरेट कराया, ठीक है? सारे वाटर को उड़ा दिया, छू, वाटर छू। अब क्या बचा? अब क्या बचा? अब क्या बच रहा है बच्चों? पानी गया ना। अब बाकी के कंपोनेंट्स बचे हैं आपके, उसको आपका ड्राई वेट कहेगा। पानी हट गया, ड्राई हो गया, ड्राई वेट, क्लियर है? अब उसको क्या करेंगे? 200 डिग्री सेल्सियस पर बर्न कर देंगे, ठीक है? जला दो, जला दिया सीधा, पानी निकाल लिया, पहले जितना भी वाटर था वाटर को इवोपरेट करवा दिया, ड्राई वेट मेजर किया, ड्राई वेट मेजर करने के बाद उसको बर्न कर दिया, ठीक है? बर्न करने के बाद क्या मिला? एश। अब इस एश का उन्होंने कॉम्पोजिशन चेक किया, इस एश का एनालिसिस कराया थ्रू वेरियस डिफरेंट मेथड्स। केमिकल मेथड्स है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इन सारे मेथड से इन्होंने एश को देखा कि उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है? गॉट इट?
गॉड बच्चों, क्या मिला उनको? कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिले। ठीक है, क्या क्या मिला? अच्छा यहाँ पर है क्या ये टेबल? यहाँ पर डाल दिया मैंने ये टेबल। देखो क्या है यहाँ पर जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, मैंने आपसे ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है बच्चों। अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी के बीच में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स है, जो कॉम्पोजिशन है वो कितना सिमिलर है, इस चीज को हम चेक कर रहे थे। हमने क्या देखा यहाँ पर इस टेबल में, देखो क्या लिखा है। ऑक्सीजन कितना है? 46.6% एंड वही चीज अर्थ क्रस्ट में, और वही चीज ह्यूमन बॉडी में कितना है? 65%। ठीक है, सबसे पहली चीज, अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी दोनों में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है? सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है? टेबल से देख के बताओ बच्चों, टेबल से देखो, टेबल दिया है ना आपको। ऑक्सीजन मिलता है, राइट। सो सबसे ज्यादा आपको कौन सा एलिमेंट मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है। अब ये बताओ कि वो अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है या ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है? उसका परसेंटेज? यस, ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है, एग्जैक्टली exactly। अब इसके बाद देखोगे क्या चीज उसके बाद ज्यादा मिल रही है आपको? अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन मिल रहा है। सिलिकॉन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट होती है। अगर आप सिर्फ CHON इस टाइप की चीजों को देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो कार्बन कितना है? 0.03, लेकिन यही ह्यूमन बॉडी में इट इज 18.5, राइट बच्चों। अभी देखो हाइड्रोजन 0.14, बट हियर इन ह्यूमन बॉडी इट इज 9.5। हर बार ह्यूमन बॉडी में सेम एलिमेंट का कॉम्पोजिशन का परसेंटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। इज दैट क्लियर? क्या कुछ ऑब्जर्व हो रहा है? क्या कुछ ऑब्जर्व हो रहा है? तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसी को हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, मेरे साथ लिख लो इस चीज को, या तो द रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। दिस इज योर एनसीईआरटी की लाइन। ठीक है, दिस इज योर एनसीईआरटी की लाइन। द रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट, विथ रेस्पेक्ट टू को WRT लिख सकते हैं। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स, ठीक है, इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई तो मैंने पता नहीं क्या है ये, कैसे यूज करूंगी, कहाँ जा रहा है ये, इसको डिलीट कर देते हैं। बट एक सेकेंड, एनसीईआरटी की लाइन ये तो पता ही है, नहीं यहाँ लिख देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, चलो। The relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism than Earth's crust. Is this clear? Is this clear बच्चों? Is this clear? Yes. क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में मेनली डिस्कस हुई है। ये क्या ऑक्सीजन पे टिक कर रही हूं मैं, कहा है कार्बन एंड हाइड्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स। अगर आप देखो कार्बन और हाइड्रोजन का जो वैल्यू है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन ही एनसीईआरटी ने क्या बोल दिया है, बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन ही तो उसने ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से शुरू कर दिया, राइट। तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में वो ज्यादा प्रेजेंट है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो ज्यादा प्रेजेंट है एज कंपेयर टू द अर्थ क्रस्ट। क्लियर? क्लियर बच्चों? क्लियर? अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजों को भी प्रेजेंस दिया है। एश एनालिसिस टेस्ट से भी आपको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये पूरा एनालिसिस के बाद आपको ये टेबल मिलता है, एंड दिस टेबल टेल्स यू एवरीथिंग कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे प्रेजेंट है, कौन कौन से एलिमेंट्स कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने इतना डिस्कस किया। अभी क्या क्या डिस्कस किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज बच्चों चैटिंग करना बंद करो, मेरे साथ रिवाइज करो। ठीक है, क्या क्या चीजें की हमने। पहली चीज हमने क्या पढ़ी, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऑल द कार्बन कंपाउंड्स जो हमें लिविंग टिश्यूज से मिलते हैं, लिविंग टिश्यूज में मिलते हैं, दे आर द बायोमोलिक्यूल्स। लिविंग सेल में मिलते हैं जो भी कार्बन कंपाउंड्स है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ आवर बायोमोलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? कितने टाइप्स के हम डिस्कस करने वाले हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, हम फैट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। द PNCF थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन। फाइन, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या देखा, केमिकल एनालिसिस देखा,
केमिकल एनालिसिस में हमने क्या किया, कोई भी लिविंग टिश्यू को ले लिया, चाहे वो हमने लिवर सेल ले लिया हो, चाहे वो हमने वेजिटेबल का कोई पीस ले लिया हो, एक लिविंग टिश्यू लिया, उसको हमने मोटर एंड पेसिल में क्रश किया विद द हेल्प ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड टू मेक अ थिक स्लरी। जब वो थिक स्लरी बन गया, देन दैट थिक स्लरी वाज देन फिल्टर्ड यूजिंग अ चीज क्लॉथ और अ कॉटन क्लॉथ और एनीथिंग, किसी भी चीज से, फिल्टर पेपर से हमने उसको फिल्टर किया। ठीक है, जब हमने उसे फिल्टर किया, दो चीजें बनकर आई। क्या क्या दो चीजें बनकर आई बच्चों, क्या क्या दो चीजें बनकर आई, फिल्ट्रेट एंड रिटेंटेट। फाइन, फाइन, फिल्ट्रेट एंड रिटेंटेट। फिल्ट्रेट हम किसे कहते हैं, जो भी चीजें छन के नीचे आ जाती हैं। रिटेंटेट इज एवरीथिंग दैट रिमेन्स, ठीक है, इन द फिल्टर पेपर वाला पार्ट। तो अभी क्या हुआ, फिल्ट्रेट में हमें क्या मिला, जो भी चीज सॉल्युबल हो चुकी थी, तो एसिड सॉल्युबल पार्ट इज आर फिल्ट्रेट वाला पार्ट, एंड रिटेंटेट में हमें क्या मिला, एसिड इनसॉल्युबल पार्ट। राइट, अब हमारे फिल्ट्रेट में जहां एसिड सॉल्युबल पार्ट है, जो भी चीजें नीचे आ गई है, दैट विल हैव अ स्मॉलर साइजेस कंपैरिजन टू द रिटेंटेट पार्ट। राइट, सो जो भी चीजें हैं जो स्मॉलर साइज की है, तो स्मॉलर साइज हमने कितना देखा था, 8 to 800 डाल्टन। अगर कहीं पर लेस देन 1000 डाल्टन दिया हो तो भी शक नहीं करना, दैट इज योर फिल्ट्रेट वाला पार्ट। रिटेंटेट में कितना होता है, मोर देन 1000 नहीं होता, वो मोर देन 10,000 डाल्टन का होता है। ठीक है, जितने भी मोनोमर्स होते हैं वो आपके एसिड सॉल्युबल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, आपके फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि उनका साइज छोटा है, हम उसे माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, या फिर हम उसे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स कह सकते हैं। एंड जो भी हमारा रिटेंटेट है, उसका साइज क्योंकि बड़ा होता है, वी कैन कॉल इट मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। हमारा जितना बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हमें उसमें क्या मिलता है, हमें उसमें सारे पॉलीमर्स मिलते हैं। तो जैसे अगर आप मोनोमर्स की बात करोगे, आप सिंपल शुगर्स बोल लोगे मोनोमर्स है, अमीनो एसिड्स बोल लोगे मोनोमर्स है, न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स आर योर मोनोमर्स, देन योर पॉलीमर्स विल बी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स। हम फैट्स को बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में लिखते हैं, बट हम उसको एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में लिखते हैं, बट हम उसको वो एसिड वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, दैट इज योर बायो माइक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि उसका साइज, उसका मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 800 डाल्टन। ठीक है, वो क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि कोई भी सेल मेम्ब्रेन कभी भी आप उसको क्रश करो, वो जो होता है वो अपना वेसिकल्स बना लेता है। नाउ दीज वेसिकल्स आर इनसॉल्युबल, दीज वेसिकल्स आर इनसॉल्युबल, राइट, सो वो आपके रिटेंटेट में रह जाते हैं, वो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं। क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चलो ये तो डिस्कस हो गया। उसके बाद कॉम्पोजिशन के बारे में बात किया। कॉम्पोजिशन में हमने क्या किया, पीएनसीएफ के बारे में पढ़ा। सबसे ज्यादा सेल किसका बना है, वाटर, वाटर के बाद प्रोटीन, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट्स, उसके बाद आते हैं आयंस जो वाटर से कनेक्टेड है। इसका परसेंटेज आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कितना परसेंटेज में प्रेजेंट है, आपको सीक्वेंस पूछ सकता है कि क्या सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। पीएनसीएफ इज द थिंग जो आपको पता होना चाहिए। इज क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को चेक किया। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को कैसे चेक किया, थ्रू अ डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट। डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, एश एनालिसिस टेस्ट किया। पत्ता लिया, उसको वे किया, उसका वेट, दैट इज योर वेट वेट, जिसमें वाटर प्रेजेंट है। उसके बाद उन्होंने उस वाटर को इवोपरेट करा दिया, एंड देन उसको फिर से वे किया, दैट इज योर ड्राई वेट। अब उस ड्राई वेट को फिर उन्होंने उस सब्सटेंस को जिसका ड्राई वेट मेजर किया, उसको बर्न कर दिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ओके बच्चों, क्लियर है ना, यस करते जाओ। क्लियर है, समझ में आ रहा है, मेरे साथ साथ रिवाइज करते जाओ। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उसको जला दिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर वो क्या हुआ, ऐश बन गया। नाउ दिस ऐश वाज देन एग्जामिन्ड फर्दर कि उसके अंदर क्या क्या इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है। अब जब उसके बाद उनको इन्होंने कंपैरिजन देखा विद द अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी, तो ये देखा गया दैट द कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉम्पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट मेजरली, उनका ज्यादा पार्ट, ज्यादा परसेंटेज किसमें प्रेजेंट है, इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द ह्यूमन बॉडी एज कंपेयर टू द अर्थ क्रस्ट। इतना सबको क्लियर है, जस्ट टेल मी, इतना सबको क्लियर है, यहां तक एवरीथिंग इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ओके बच्चों, ठीक है, चलो फिर जब आपको इतना क्लियर है, तो हम इसका जो आगे वाला पार्ट है, द मेटाबोलाइट्स वाला पार्ट, ये अब हम अगली क्लास में करेंगे। यहां तक का, यहां तक का सब कोई अपने नोट्स में लिख लेना, पढ़ लेना। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत कुछ टफ इसमें आता है, इसमें यही चीज आ सकती है। पहला, ये जो मैंने एनसीईआरटी की लाइन आपको बताई, ये डायरेक्टली उठ करके आ सकता है। कॉम्पोजिशन में पूछा जा सकता है कि किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है। यहाँ पर आपको पीएनसीएफ का रूल में पूछा जा सकता है, राइट, कि क्या चीजें होती है ज्यादा कॉम्पोजिशन में। लिपिड्स क्यों मैक्रोमोलिक्यूल्स में स्ट्रिक्टली नहीं कंसिडर किए जाते, वो क्यों एक एक्सेप्शन है, दैट इज योर क्वेश्चन, वो भी आपको आ जाना चाहिए। ये प्रोसेस कैसा था, ये प्रोसेस आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट ये पूछ सकता है बिल्कुल कि क्या यूज किया गया, दैट इज योर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है, हर जगह ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्या मिल सकता है, Cl3
CCOOH, क्योंकि कार्बन के पास सिर्फ 4 बॉन्ड्स बनाने की ताकत है, जिसमें 3 बॉन्ड क्लोरीन लग चुका है, एक बॉन्ड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है, Cl3CCOOH। डन? क्लियर? इतना ही आपका टॉपिक है आज का। अगली क्लास में विल बी डिस्कसिंग अबाउट मेटाबोलाइट्स। ओके बच्चों, चलो चलो, ओके, बाय बाय। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।